नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम वापस आपके सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट 2 से आपके जो कल तक हो चुके टॉपिक जो हैं वह मोलरता तक अपन ने कल पढ़ चुके थे। आज हम मोलरता से वापस स्टार्ट करते हैं। आपका आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा मोलरता। अपन जो है सांद्रताओं को व्यक्त करने की इकाइयों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज की जो अपनी सेकंड नंबर की जो इकाई है वो रहेगी आपकी मोलरता। मोलरता को किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, तो मोलरता होती क्या है। सिंपल सी बात है कि मोलरता और मोलरता दोनों में अंतर क्या होता है और मोलरता है क्या। देखो सर, मोलरता जो होती है वो 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या होती है, जबकि मोलरता जो होती है वो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या है। क्या है सर? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। तो मोलरता क्या होती है सर कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? यहाँ पर मोलरता कहलाती है। सिंपल सी टर्म्स है, समझ जाने वाला समझ जाएगा। मोलरता को अपन क्या करते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोलरता को अपन किस प्रकार से फॉर्मूले के अंदर डिराइव करेंगे, ध्यान समझना इस बात को आप कि सर मोलरता जो है वो स्मॉल m होती है। अब देखो यहाँ पर स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में? क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर? विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान, वो किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। सर विलेय के मोल को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैंने कल ही बताया था आपको कि सर विलेय के मोल को मैं Na से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और विलायक का द्रव्यमान मतलब विलायक W, और विलायक का द्रव्यमान मतलब Wb, और किस में होना चाहिए? इन kg। Wb किस में होना चाहिए? kg में होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर मैं Na को WA/Ma लिख सकता हूँ, तो हाँ सर लिख सकता हूँ, इंटू Wb किस में है? kg में। सर क्वेश्चन में यदि Wb ग्राम में दे रखा होगा तो अपन क्या करेंगे कि सर ग्राम में दे रखा होगा तो केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, यहाँ ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, W इंटू 1000 अपॉन Ma इंटू WB इन kg। सिंपल सिंपल चीजें हैं। अपन यहाँ से नॉर्मली फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। स्मॉल m बराबर क्या हो गया अपने पास में? WA इंटू 1000 अपॉन Ma इंटू WB, और वो भी किस में है? kg में। ठीक है भाई, तो नॉर्मल चीजें अपने पास में आ चुकी हैं। kg में ना होकर किस में होगा? ये ग्राम में। यहाँ पर WB किस में हो चुका है? अब ग्राम में। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? यहाँ पर WA का मतलब क्या हुआ? विलेय का द्रव्यमान, 1000 का 1000। यहाँ पर आपके पास में Ma का मतलब विलेय का मोलर द्रव्यमान, और WB मतलब विलायक का द्रव्यमान। इजी है, समझ जाने चाहिए आप। क्लियर हुआ? ये आपकी मोलरता हो गई। सर इसके मात्रक की बात करो तो मात्रक किस प्रकार से निकालेंगे सर अपन? तो मात्रक सिंपल सी चीज है, मात्रक कैसे निकालेंगे? मोल का मात्रक क्या होगा? मोल का मात्रक मोल अपॉन किलोग्राम, तो किलोग्राम मोल पर केजी, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मोल केजी इनवर्स। ठीक है भाई। और क्या हो सकता है इसका मात्रक? तो इसका मात्रक और हो सकता है आपके पास में मो स्मॉल m, या अपन इसको कह सकते हैं मोलल। क्या कह सकते हैं इसको अपन? मोलल। तो ये आपके इसके क्या है? मात्रक है। सिंपल चीजें हैं। मोलरता में एक चीज आपको मैं अच्छी समझा देता हूं। क्या देखना भाई, ये आपकी मोलरता हो चुकी है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। इस प्रकार से अपन ने फॉर्मूले को डिराइव किया है। देखो सर की जो मोलरता होती है, देखना जैसे अपने पास में जो मोलरता होती है और आपके पास में जो मोलरता होती है, इसमें से अपन कंसेप्ट निकालते हैं क्या कि सर मोलरता जो होती है वो आयतन पर निर्भर करती है। सिंपल सी बात है, यह आयतन पर निर्भर करती है। मोलरता जो होती है वो आयतन पर निर्भर करती है, और जो मोलरता जो होती है, मोलरता आयतन पर निर्भर करती है और ये आयतन पर निर्भर नहीं करती है। यह
भार या द्रव्यमान कह सकते हैं, उस पर ये क्या करेगी, निर्भर करेगी। क्लियर हुआ इतनी बात। सर ये आयतन पर निर्भर करती है, बताओ सर आयतन ताप पर निर्भर करता है क्या? तो सर आयतन जो है, आयतन ताप पर निर्भर करता है। तो सर आयतन ताप पर निर्भर करता है, भार करता है क्या? तो भार ताप पर निर्भर, भार ताप पर निर्भर नहीं करता, भार ताप पर निर्भर नहीं करता है। सिंपल सी बात है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर करती है? तो ध्यान रखें, कौन सा इकाई का ताप पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करने वाली सांद्रता इकाई कौन सी हो जाएगी? मोलरता। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? मोलरता। मोलरता जो होती है वो ताप पर निर्भर करती है, मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती है। जिस सांद्रता इकाई में आयतन उपस्थित होगा वह ताप पर निर्भर करेगी, और जिसमें अगर आपके पास में आयतन नहीं है वह सभी क्या करेगी, ताप पर निर्भर नहीं करेगी। तो मोलरता के अलावा और भी राशियां हो सकती है मोलरता जैसी, जैसे अपन कह सकते हैं मोलरता के अलावा यहाँ पर कौन कौन सी हो सकती है? तो मोल अंश हुआ, मोल अभी पढ़ेंगे अपन। तो मोल अंश भी जो है वह आपके ताप पर निर्भर नहीं करता। और आपके पास में क्या हो सकता है? पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन भी ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो ऐसी राशियां जो होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। सिंपल सी चीज थी, आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हो। इसमें आपके पास में मोलंश मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है भाई, इस बात को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो मोललता, मोलंश, पीपीएम, और भी बता सकता हूं मैं इसे, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ेंगे फिर अपन यहाँ पर। द्रव्यमान प्रतिशत ये भी ताप पर निर्भर नहीं करती। तो ये राशियां जो होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती हैं, जबकि जो मोलरता जो होती है वो स्पेशली याद रखना वो ताप पर निर्भर करती है। आयतन प्रतिशत भी ताप पर निर्भर करता है। तो ये चीजें जो होती है वो ताप पर निर्भर करती है। सर भार आयतन प्रतिशत ताप पर निर्भर करेगा क्या? करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपके आयतन ताप पर निर्भर करता है। क्लियर हुआ? इस कंसेप्ट को अच्छे से याद रखें, रिमार्क करके डाल ले वे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है दोस्तों, अपन चल रहे थे, अपन चल रहे थे मोललता की तरफ। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है? आपके पास में यहाँ पर मोललता कहलाती है। मोललता के अपन ने सूत्र को डिराइव किया, इसके ऊपर एक अपन अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ के पास में मोललता, मोललता में थोड़ा सा मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके बारे में, एक प्रश्न अपन इसका सोल्व करते हैं मोललता का। प्रश्न क्या है? नॉर्मल चीज है इसकी। जो 2.5 ग्राम एथोनिक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता गणना कीजिए। क्या है प्रश्न? 2.5 ग्राम एथोनिक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन विलयन में विलयन की मोललता ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। देखो भाई, 2.5 ग्राम एथोनिक अम्ल जो है वो 75 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। सिंपल सी बात है, ये कंसेप्ट निकल रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर से विलय कौन हुआ है? एथोनिक अम्ल, और विलायक कौन है यहाँ पर? बेंजीन। ठीक है भाई। अच्छा, निकालनी क्या आपको? विलयन की मोललता निकालनी है। सिंपल सा कंसेप्ट है सर मोललता का। मोललता बराबर क्या होता है सर? WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB, ये कंसेप्ट होता है। सिंपल चीजें हैं। WA की वैल्यू अपने को दे रखी है। WA ये जो आपके पास में एथोनिक अम्ल होगा, विलय का द्रव्यमान WA होगा। 75 ग्राम बेंजीन ये आपका WB होगा, विलायक का द्रव्यमान। तो WA का मान आपको दे रखा है यहाँ पर, कितना है? 2.5 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MA आपको यहाँ पर अभी निकाल लेंगे, इंटू WB की वैल्यू कितनी है? 75 ग्राम। अब आपको दे क्या नहीं रखा है? MA ने दे रखा है, MA निकालना होता है। सर MA को किस प्रकार से डिराइव करेंगे? तो MA किसका निकालना है? तो MA ऑफ किसका निकालना है आपको यहाँ पर? विलय का। विलय कौन है यहाँ पर? आपका एथोनिक अम्ल। तो एथोनिक अम्ल जो है आपका यहाँ पर क्या है? विलय है। तो एथोनिक अम्ल क्या हो जाएगा? CH3COOH। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एथोनिक अम्ल। इसका निकाल लो, C का कितना होता है यहाँ पर? 12,
प्लस 3 15 प्लस 12 प्लस 16 और 16 32 प्लस 1 कितना निकलेगा ये 12 और 3 12 और 12 24 और 3 27 27 होगा 28 28 10 60 कितना हो जाएगा ये आपका टोटल 60 हो जाएगा 60 तो यहाँ पर आपके पास में कितना आ जाएगा यह 60 आ जाएगा। बस आप सिंपल सा टर्म से निकाल लेना इनको, ये यहाँ पर इसको हटा देना, या 10 आ जाएगा, 25 से 3 बार कट जाएगा 75। ठीक है भाई, 10 से 10 कैंसल, 10 से 10 ये कैंसल, ऊपर कितने बचे 10 और नीचे कितने बचे 18, लगभग 5/9 के आसपास। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा था, इजी तरह से अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपके पास में सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अपन ने क्या निकाल ली मूलतः निकाल ली। नेक्स्ट आपके पास में जो इसका न्यूमेरिकल और क्या बन सकता है, तो इसके न्यूमेरिकल के लिए अपन एक छोटा सा एक कंसेप्ट और देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 3M NaCl का घनत्व, 3M NaCl का घनत्व कितना है 1.25 ग्राम पर ml है, 1.25 ग्राम पर ml है। तो विलयन की क्या निकालनी है आपको, तो विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो विलयन की क्या निकालनी है, मोललता निकालनी है। देखो भाई कैसे निकालेंगे, पहले आप प्रश्न को अच्छे समझें कि प्रश्न क्या कह रहा है। 3M NaCl का घनत्व 1.25 ग्राम है, ठीक है। तो विलयन की मोललता निकालनी है आपको। M जो आपका कौन सा है, कैपिटल है। M कैंसर कौन सा है आपके पास में, यहाँ पर कैपिटल M है, ये मोलरता है, ठीक है भाई। और NaCl का घनत्व दे रखा है, आपको क्या निकालनी, मोलरता निकालनी। इस प्रकार के प्रश्न में आपको मोलरता दी रखी हो, मोलरता ज्ञात करनी हो और बीच में घनत्व हो, तो आपके पास में एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं। इस फॉर्मूला जो है वो आपको क्या करेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगा। जब आपको घनत्व दे रखा हो और मोलरता में संबंध का सूत्र पूछा जाए, तो मैं सूत्र बता देता हूं आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें, इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करने में ये सूत्र आपको काम करेगा। कैसा सूत्र रहेगा आपका, तो सूत्र लिख लेना आप यहाँ पर, स्मॉल m बराबर 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन, स्मॉल m बराबर 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 d माइनस m, और mw किसका हो जाएगा यहाँ पर, विलय का, किसका हो जाएगा यहाँ पर, विलय का। तो सिंपल सी फॉर्मूला है यहाँ पर, स्मॉल m बराबर 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू डी, मतलब डेंसिटी घनत्व, माइनस कैपिटल M और M, कैपिटल M और इससे मल्टीप्लाई किसका करना है आपको, विलय के मोलर द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करना है। देखो किस प्रकार सॉल्यूशन होगा इसका। फॉर्मूला आपके पास में है क्या है, 1000 इंटू M, तो स्मॉल m बराबर 1000 इंटू M, तो 1000 इंटू कैपिटल M कितना है यहाँ पर आपके पास में 3, तो 3 अपॉन 1000 इंटू डी, 1000 में डी का गुणा करना है आपको। डी क्या है आपके पास में 1.25 माइनस कैपिटल M कितना है आपके वापस में 3 इंटू MW ऑफ सोलवेंट, मतलब सोल्यूट, मतलब कि यहाँ पर विलय का द्रव्यमान कितना है, विलय का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो विलय क्या आपके पास में यहाँ पर NaCl, और NaCl का MW ऑफ NaCl का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो NaCl का मोलर द्रव्यमान जो आपके पास में आएगा वह आएगा आपके पास में Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, मतलब कि आपके पास में टोटल कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 18.5। बस इसको सोल्व कर लो, ये 3000 हो जाएगा, इधर ये आपके पास में हो जाएगा 1250 माइनस 3 इंटू 58.5, 3 इंटू 58.5, तो ये रहेगा लगभग आपका 58.5 में 3 का मल्टीप्लाई करो आप, तो ये आएगा लगभग 175.5। इसको सोल्व कर लो, आपके पास में क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। तो इसका लगभग आंसर आएगा आपके पास में 3000 बटा 1074.5, तो ये लगभग आएगा आपके इसका जो आंसर आपके पास में सोल्व करने पर आपके पास में जो आंसर रहेगा इसका वो रहेगा 2.7 के आसपास।
2.7 मोलल, 2.7 मोलल, या अपन कह सकते हैं मोल पर केजी। तो सिंपल सी टर्म्स थी, क्या करना था आपको, क्वेश्चन का आप कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट क्या है आपका कि 3M NaCl का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है, तो विलयन की क्या निकालनी है आपको, मोललता निकालनी है सर। मोललता और मोलरता के बीच में संबंध है जब घनत्व दे रखा हो, मोललता एवं मोलरता के बीच में संबंध है जब घनत्व दे रखा हो, तो इसको रिमार्क करके यहाँ पर लिख लें। रिमार्क करके क्या लिखोगे आप यहाँ पर कि मोललता एवं मोलरता के मध्य संबंध जब घनत्व दे रखा हो 1000 इंटू एम या 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस कैपिटल एम, और किस साथ गुणा करना है यहाँ पर, MW ऑफ सोल्यूट, मतलब विलेय के मोलर द्रव्यमान के साथ में। मान रखने हैं सिंपल से, इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट सी थोड़ी सी रहेगी आपके यहाँ पर कैलकुलेशन, तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास में जो मोललता कि जो प्रश्न और क्या बन सकते हैं, तो आपको मैंने नॉर्मल 2 प्रश्न आपको यहाँ पे मैंने करवाए हैं, और इसी टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पर बनेंगे। आप इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि मोलरता एवं मोललता जैसे प्रश्न आपको जितने भी करवाए गए हैं उनके ऊपर आप कंप्लीटली इसको सोल्व करें। थर्ड जो आपके पास में कंसेप्ट आता है व्यक्त करने का, वो आती है आपकी मोल भिन्न। क्या आती है आपके पास में, मोल भिन्न। देखो यहाँ पर मैं आपको जो करवा रहा हूँ इसमें खुद का एक सिंपल सा, खुद की एक विशेषता है अपने आप में सांद्रता को व्यक्त करने की, उस विशेषता को आप अच्छे से याद रखें। क्लियर हुआ। जैसे मोलरता आयतन के ऊपर निर्भर करती है, मोललता द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, और मोलरता मोललता के मात्रक होते हैं, लेकिन मोल भिन्न के कोई मात्रक नहीं होगा। इस छोटी मोटी विशेषता आप ध्यान में रखें। सर मोल भिन्न का मतलब क्या होता है, मोल भिन्न जो होती है वो किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे, तो देखो भाई आपको जिस पदार्थ की मोल भिन्न ज्ञात करनी है उस पदार्थ के मोल, तो अपन लिख सकते हैं पदार्थ के स्वयं के मोल तथा विलयन में उपस्थित अवयव या पदार्थ के कुल मोलों का अनुपात क्या कहलाएगा आपके पास में यहाँ पर बात, मोल भिन्न कहलाता है। एक बात क्या बोली मैंने आपको, पदार्थ के स्वयं के मोल, जिस पदार्थ के आपको मोल भिन्न ज्ञात करने हैं उसके स्वयं के मोल और उस विलयन में उपस्थित जो अवयव या पदार्थ हैं उन सभी के मोल का अनुपात क्या कहलाएगा आपके पास में यहाँ पर, मोल भिन्न कहलाएगा। मोल भिन्न को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। मोल भिन्न को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एक्स से। मोल भिन्न मतलब मोल फ्रैक्शन। मोल भिन्न का और क्या नाम होते हैं, तो मोल भिन्न को अपन क्या कह सकते हैं, मोल भिन्न को अपन मोल प्रभाज भी कहते हैं। मोल भिन्न को अपन मोल प्रभाज भी कहते हैं, या मोल भिन्न को अपन मोल अंश भी कहते हैं। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाज से, तो वो एक ही बात है। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा के ऊपर ध्यान दें। पदार्थ के स्वयं, जिस पदार्थ का आपको ज्ञात करना है उस पदार्थ के स्वयं के मोल तथा विलयन में उपस्थित अवयव, उस विलयन जो है, उस विलयन उपस्थित अवयव जो है उसके कुल मोलों का अनुपात जो होगा वो मोल भिन्न होगा। सिंपल सा है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि अपन नॉर्मली अपन बात करें चैप्टर के अंदर द्विअंगी विलयनों के बारे में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। सो द्विअंगी विलयन के बारे में बात करें मतलब वहां पर 2 अवयव ही उपस्थित होंगे। जैसे मैंने कहा कि कोई विलयन है उसके अंदर ए और बी अवयव उपस्थित है, और मैंने को निकालना है वहां पर ए अवयव का मोल भिन्न। मुझे किसका निकालना है, वहां पर ए अवयव का मोल भिन्न निकालना है, या फिर मैं कहता हूँ कि विलय का मोल भिन्न मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है। तो विलय का मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए, विलय का मोल भिन्न मतलब एक्स है, एक्स ए मतलब विलय का मोल भिन्न। तो विलय का मोल भिन्न ज्ञात करना है मुझे, एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, जिस पदार्थ का निकालना उसके स्वयं के मोल, मतलब मुझे विलय का निकालना, तो विलय के मोल Na अपॉन विलयन में उपस्थित अवयव। अब मैं मान लेता हूं विलयन में 2 अवयव उपस्थित है, ए और बी, तो ए के मोल मतलब विलय के मोल, और दूसरा अवयव कौन सा सकता है जो विलायक होगा, मतलब एनबी के मोल। आपके पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स ए बराबर Na अपॉन Na प्लस एनबी, मतलब कि यहाँ पर विलय की मोल भिन्न जो होगी वह Na अपॉन Na प्लस एनबी के बराबर हो जाएगी। यदि ऐसे इस प्रकार से अपने को यहाँ पर XB का निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर NB अपॉन Na प्लस NB के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो अपन नॉर्मली अपन इस प्रकार से मोल भिन्न को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखना है यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर कि जो N है विलय के मोल बराबर क्या होता है यहाँ पर
विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। इस बात को बच्चे कंप्लीट कर लें। एनबी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, विलायक का भार बटा विलायक का अनुभार। तो ये चीजें आपको इस प्रकार से आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हो। क्लियर हुआ क्या मोल भिन्न आपको यहाँ तक? मोल भिन्न का मतलब क्या हुआ, जिस पदार्थ का मोल भिन्न आपको ज्ञात करना हो उसके स्वयं के मोल तथा विलयन में उपस्थित अवयव जो होंगे उन दोनों के मोलों का अनुपात जो होगा उनका अनुपात मोल भिन्न कहलाता है। जिस पदार्थ का मोल भिन्न ज्ञात करना उस पदार्थ का मोल बटा कुल जो विलयन में अवयव जो है उनका अनुपात, उनके मोलों का योग का अनुपात जो होगा क्या कहलाएगा आपके पास में, मोल भिन्न कहलाएगा। कंप्लीटली आपको मोल भिन्न आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसकी मैं आपको मात्रक की बात करता हूं तो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, मतलब इसका मात्रक नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे अपन यहाँ पर, यह मात्रक विहीन राशि है, यह मात्रक विहीन राशि है। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? एक मात्रक विहीन राशि है, मोल भिन्न आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मोल भिन्न के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो प्रश्न अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मोल भिन्न के ऊपर जो न्यूमेरिकल बनता है आपका, तो पहला जो न्यूमेरिकल अपन एनसीईआरटी से उठाते हैं, और आपके पास में जो यहाँ पर जो आपके पास में न्यूमेरिकल है इसका, हाँ, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल भिन्न की गणना करनी है यदि एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। देखो भाई आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल की मोल भिन्न की गणना करनी है यदि एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी अपन आसानी से कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चंस में क्या दे रखा है उस बात को समझे। यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल के मोल भिन्न की गणना करनी है, और एथिलीन ग्लाइकोल का यदि एथिलीन ग्लाइकोल का 20% क्या बचा हुआ यहाँ पर आपके पास में द्रव्यमान उपस्थित हो। देखो भाई किस प्रकार से आपको यहाँ पर कहा एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान, इस बात का कंसेप्ट समझे आप। यहाँ पर देखो भाई असल बात करता हूं मैं, 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100, समझ में आया? मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं कि 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 100 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल का जलीय विलयन मान सकते हैं। 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जलीय विलयन में, जलीय विलयन में उपस्थित है, इसे मान सकता हूं मैं यहाँ पर, या 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 100 ग्राम जलीय विलयन में उपस्थित है, ऐसा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ? इस कंसेप्ट का मतलब ये हुआ 20% द्रव्यमान उपस्थित है एथिलीन ग्लाइकोल का, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ। इतने बात समझ में आ गई आपको? यहां से मैं एक बात निकाल सकता हूं कि सर ये तो क्या है यहाँ पर विलय, ये तो क्या है सर यहाँ पर विलय, और ये क्या है यहाँ पर विलयन, क्या है विलयन। और यदि आपको यहाँ पर विलायक पूछ लिया जाए कि सर विलायक क्या होगा, तो विलायक आप आसानी से निकाल सकते हो। विलयन में से विलय को घटा दोगे क्या आ जाएगा, विलायक। तो विलायक कितना आ जाएगा आपके पास में, 80 ग्राम। विलायक कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? और विलायक मैंने क्या माना है यहाँ पर, जल माना है, नहीं दे रखा हो जल मानना है, और नॉर्मल जली विलयन लिखा हुआ क्वेश्चन में, जली विलयन मतलब जल हुआ। क्लियर हुआ? विलयन दे रखा है, विलय दे रखा है, तो विलयन में से विलय घटा देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास में, विलायक आ जाएगा 80 ग्राम। क्लियर? अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। अब देखो यहाँ पर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपके पास में यहाँ पर C2H6O2। तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, N ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, N ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल अपॉन में क्या हो जाएगा, N ऑफ
एथिलीन ग्लाइकोल को मैं Ag कर देता हूँ, एन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल प्लस एन ऑफ H2O, ऐसा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा सर, एन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल जो है, तो एन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल कैसे निकालोगे आप? तो सबसे पहले आप एन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल को निकालो, एन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल को निकालो, एन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल को निकालो तो भार बटा अनुभार हो जाएगा। एथिलीन ग्लाइकोल का मोल निकालने आपको एथिलीन ग्लाइकोल के, तो एथिलीन ग्लाइकोल का भार, तो सबसे पहले लिख देता हूं मैं भार बटा अनुभार। तो सबसे पहले बात बताओ मुझे कि एथिलीन ग्लाइकोल का भार कितना आपके पास में यहाँ पर 20 ग्राम, कितना है एथिलीन ग्लाइकोल का जो भार आपके पास में, वो भार कितना आपके पास में यहाँ पर 20 ग्राम आपके पास में क्या है यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल का क्या है आपके पास में भार है, ठीक है। और एथिलीन ग्लाइकोल का जो अनुभार निकालते हो आप, तो एथिलीन ग्लाइकोल का अनुभार निकालते हो तो एथिलीन ग्लाइकोल का अनुभार आता है लगभग ये आएगा आपके पास में 62, कितना आएगा 62, तो ये आपके पास में 62। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? निकाल लेते हो आप यहाँ पर, तो 12 प्लस 6 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपके पास में 12 क्या 24 होगा ना, 24 12 इंटू 2, तो 24 प्लस 6 30 और 30 और 30 20, 30 और 30 60 प्लस 2 62, तो 20 बटा 62 ये हो गया। फिर आपको किसका निकालना है यहाँ पर, तो 20 बटा 62 जो होगा उसको आप सोल्व करते हो तो आपके पास में आएगा लगभग 0.32 के आसपास। और आपको नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हो, आपको यहाँ पर जल के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, किस प्रकार से निकालोगे आप यहाँ पर भार बटा अनुपात, भार कितना है विलायक का 80 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, तो लगभग ये 4.4 के आसपास है यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका 4.4 के आसपास क्या आ जाएंगे जल के मोल आपके पास में आ जाएंगे। बस आपको यहाँ पर निकालना है ये, तो आपको ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल मतलब एक्स ऑफ Ag बराबर क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल कितना आ रहा है 0.32 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.32 प्लस 4.4, इसको आप सोल्व कर लें 0.32 अपॉन 4.4 मतलब 4.36, तो 4.36 इसको आप सोल्व कर ले, आपके पास में लगभग इसका आंसर जो रहेगा एथिलीन ग्लाइकोल का जो आपका आंसर रहेगा वो लगभग रहेगा आपके पास में 0.932, कितना रहेगा लगभग 0.932, तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? एक छोटा सा कंसेप्ट और आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, एथिलीन ग्लाइकोल का आपको यहाँ पर मोल बनना पूछा है तो अपन यहाँ पर इस प्रकार से इसका निकाल लेंगे, कुछ नहीं याद रखना है आपको, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए जिसका मोल भी निकालना है उसके मोल बटा कुल उस विलयन में जितने भी आपके अवयव हैं उस दोनों का मोल का योग आपको पता होना चाहिए, इन दोनों का अनुपात आपके पास में यहाँ पर मोल भिन्न को निकाल दे। एक चीज आप थोड़ी सी याद रखें यहाँ पर कि जो विलय की मोल भिन्न जो होगी और विलायक की मोल भिन्न जो होगी इन दोनों का योग हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। विलय की मोल भिन्न और विलायक की मोल भिन्न का योग सदैव एक आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विलय की मोल भिन्न प्लस विलायक की मोल भिन्न का योग हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। जैसे मैंने अपने पास में अपन ने यहाँ पर एक्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल जो निकाल लिया है वो 0.932 निकाल लिया है, और यदि मैं बोल दूं कि आपको एक्स ऑफ वाटर मतलब जल का भी मोल भिन्न निकालना है तो आप सिंपल सा है यहाँ पर कि 0.932 प्लस एक्स ऑफ H2O बराबर क्या कर दोगे 1। आप इस इक्वेशन को यदि सोल्व कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर, आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर, आपके पास में इसके मोल भिन्न आपके पास में आ जाएंगे। पीछे वालों को आप सोल्व करना थोड़ा सा, इसमें अपन ने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा 0.068, इसका आंसर रहेगा। और यदि आपके पास में चलो एक बार बता देता हूँ, एक्स ए प्लस एक्स बी का जो वैल्यू रहेगा योग का मान जो रहेगा वो एक रहेगा। यदि एक्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल का मान आपके पास में 0.068 आपके पास में यदि वैल्यू आ जाती है और एक्स ऑफ H2 आपको यहाँ पर फाइंड करना है तो आप इसको वापस एक्स ऑफ H2 को वापस अपन ये नहीं निकालेंगे कि एन ऑफ H2 अपॉन एन ऑफ H2O प्लस एन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, वो वाला काम नहीं करेंगे अपन। नॉर्मली अपन इसको निकाल लेंगे कैसे,
एक्स ऑफ Ag मतलब कि एथिलीन ग्लाइकोल की मोल भिन्न बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पर, एथिलीन ग्लाइकोल की मोल भिन्न के पास में कितनी है 0.068, तो अपन यहाँ क्या कर लेंगे XA प्लस XB बराबर क्या हो जाएगा 1। XA की वैल्यू 0.068 है प्लस XB की वैल्यू अपने को निकालनी है बराबर 1, तो XB बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.068, मतलब XB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 0.0932। इस प्रकार की आपके पास में क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ आपको यहाँ पर? तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, 1 माइनस 0.068, तो XB बराबर कितना आ जाएगा 0.93। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? ये नॉर्मल आपके पास में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार आप समझ ले इस बात को, मोल भिन्न को पदार्थ के स्वयं के मोल तथा विलयन उपस्थित अवयव पदार्थ के कुल मोलों का अनुपात जो रहता है और मोल भिन्न कहलाता है। एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बराबर Na अपॉन Na प्लस बी। नॉर्मली अपन एक प्रश्न किया था यहाँ पर आपके एथिलीन ग्लाइकोल की x बराबर दे रखी है, यदि एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल का मोल भिन्न निकालना, x ज्ञात करना था। अपन एथिलीन ग्लाइकोल का मोल भिन्न निकाल लेंगे। सबसे पहले अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट निकाला था। अपन कैसे निकाला था कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल भिन्न को कैसे निकालेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल बटा एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्लस कुल मोलों की संख्या, मतलब कुल मोल निकालने। बस इसमें आपको मोल निकालने से मोल बराबर क्या होता है भार बटा अनुपात, छोटा सा कंसेप्ट है, बस निकाल के आपको करना है, वैल्यू पुट करनी है। क्लियर हुआ? यहाँ के पास में मोल भिन्न का कंसेप्ट आपके पास में यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है भाई, अब मैं आपको यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन बताता हूं, उस क्वेश्चन के अंदर आपको मोलरता, मोललता और मोल भिन्न तीनों ही आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो प्रश्न क्या है आपके पास में यहाँ पर, प्रश्न क्या है आपके पास में यहाँ पर, प्रश्न है 20% ऑफ W अपॉन W। चलो ये क्वेश्चन अपन थोड़ा सा बाद में करेंगे, इसका क्वेश्चन को अपन छोड़ देते हैं, अभी बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को। इसके अलावा आपके पास में एक छोटा सा कंसेप्ट और नेक्स्ट कंसेप्ट निकल के आता है, सांद्रता इकाई का, सांद्रता की इकाइयों को व्यक्त करने का, वो आता है आपके पास में द्रव्यमान प्रतिशत। अगला जो आपके पास में कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपके पास में द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों W अपॉन W का परसेंटेज। देखो भाई, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होता है या द्रव्यमान प्रतिशत को किस प्रकार से अपन यहाँ पर बात करते हैं। देखो भाई, जो द्रव्यमान प्रतिशत जो है इसमें व्यक्त सांद्रता का उपयोग जो होता है नॉर्मली रासायनिक उद्योगों में होता है। मतलब रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोग में इस प्रकार के अवयव का, जैसे अपन बात करें द्रव्यमान प्रतिशत की, तो अपन कह सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत में है क्या वास्तविकता में ये, तो इस सांद्रता को व्यक्त करने की क्या है इकाई है। इसका उपयोग क्या होता, कहाँ होता है, तो इस प्रकार की सांद्रताओं का उपयोग या इस प्रकार की सांद्रताओं को व्यक्त कहाँ किया जाता है, तो इनको व्यक्त किया जाता है आपके रासायनिक उद्योगों में, सामान्य रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोगों में इनका क्या होता है, यूज होता है। एक बात इसको याद रखो। अब द्रव्यमान प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है, तो द्रव्यमान परसेंटेज निकालने का सिंपल सा फंडा है कि आपको जिस अवयव का क्या निकालना हो, द्रव्यमान परसेंटेज निकालना हो, आपको जिस अवयव का द्रव्यमान परसेंटेज निकालना हो उस अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान इनटू क्या कर दो 100 कर दो। मतलब आपको W अपॉन W परसेंटेज का निकालना हो, है ना, तो आपको जिस पदार्थ का निकालना हो उस पदार्थ का, ठीक है, तो उस अवयव का द्रव्यमान, उस अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100, या के पास में क्या आ जाएगा, उस पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा जिस पदार्थ का आपको निकालना हो। सिंपल सा है। इसके अंदर यूज क्या होगा, इसका यूज क्या रहता है, तो इस सांद्रता इकाई का यूज, इस सांद्रता इकाई को व्यक्त का यूज या उपयोग जो होता है, सांद्रता इकाई का उपयोग कहाँ होता है, सांद्रता इकाई का उपयोग तो नॉर्मली तो सामान्यतः रासायनिक उद्योगों में होता है, रासायनिक उद्योगों में होता है। कैसे होता है सर, आप उदाहरण देके समझा दीजिए हमको। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल देख लो आप। नॉर्मली इसका रासायनिक, सामान्यतः रासायनिक उद्योगों में होता है। जैसे मैं कह दूं कि एक मुझे ब्लीचिंग सॉल्यूशन बनाना है, तो ब्लीचिंग सॉल्यूशन में, ब्लीचिंग विलयन में
ब्लीचिंग विलियन जो होता है, उस ब्लीचिंग विलियन में लगभग आपके पास में ब्लीचिंग विलियन में सोडियम हाइपोक्लोरेट, ब्लीचिंग विलियन में सोडियम हाइपोक्लोरेट का 3.62 W/W 3.62% W/W उपस्थित होता है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर आपके पास में ब्लीचिंग सॉल्यूशन है, उस ब्लीचिंग सॉल्यूशन में आपके पास में सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है उसका द्रव्यमान परसेंटेज कितना होता है? 3.62% होता है। एक चीज आप यहाँ पर समझे कि मैं कह दूं कि 10% W/W का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है सर कि 10 ग्राम विलय 100 ग्राम विलायक में उपस्थित है। या अपन ये कह सकते हैं, इसका मतलब एक और क्या हो सकता है, और क्या ले सकते हैं यहाँ पर कि सर 10 ग्राम विलय व 90 ग्राम विलायक 90 ग्राम विलायक मिलकर 100 ग्राम विलयन बनाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? ये आपको W/W का मतलब हो गया। ऊपर W उसका मतलब विलय का द्रव्यमान, जिस अवयव का आपको ज्ञात करना हो, और नीचे विलयन का कुल द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा है इसका मीनिंग। ये आपको द्रव्यमान प्रतिशत आपको पता होना चाहिए। इसका उपयोग कहाँ होता है और इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल। सेकंड जो आपके पास में आता है वो आता है आपके पास में यहाँ पर आयतन प्रतिशत। सेकंड आपके पास में नेक्स्ट जो सांख्यिकी इकाई आती है वो आती है आपके पास में यहाँ पर आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को अपन लिखते हैं V/V परसेंटेज से। इसका मतलब क्या हुआ, जिस अवयव का आपको किसी अवयव का आयतन परसेंटेज निकालना है, किसी अवयव का आपको निकालना है आयतन परसेंटेज निकालना है, तो अवयव का जो आपके विलयन है उस विलयन में अवयव होगा, तो अवयव का आयतन बटा विलयन में उपस्थित कुल अवयव का आयतन, कुल अवयव का आयतन इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। ये आपके पास में इसका मीनिंग हुआ। सर आयतन प्रतिशत का उपयोग कहाँ होता है, तो आयतन परसेंटेज का उपयोग कहाँ होता है, तो आयतन परसेंट का उपयोग कहाँ होता है, इनका यूज कहाँ होता है, तो द्रवीय विलयन जो होते हैं, द्रवीय विलयनों की सांद्रताओं को व्यक्त इसी के द्वारा करते हैं। मतलब आपके पास में आयतन परसेंटेज जो सांद्रता इकाई होती है उसका यूज कहाँ होता है, जितने भी द्रव्य विलयन होते हैं उनमें सांद्रता को व्यक्त करने का काम जो होता है वो अपन किसके द्वारा करते हैं, आयतन परसेंटेज का करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, तो एग्जाम्पल हो जाएगा, सिंपल सा एग्जाम्पल है 35% V/V, मतलब एथिलीन ग्लाइकोल का 35% V/V आपके इंजन को, जो आपके मोटर वाहन होते हैं उनके इंजन को ठंडा करने में काम आता है। तो सिंपल सा यहाँ पर इसका एक उदाहरण बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जांपल है, अच्छे से कवर करें। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर आयतन परसेंट के बाद में अगला जो आता है आपके पास में नेक्स्ट जो सांद्रता इकाई होती है वो आपके पास में भार बटा आयतन प्रतिशत। अगला कौन सा आपके पास में यहाँ पर भार बटा आयतन प्रतिशत। अब सर भार बटा आयतन परसेंटेज का उपयोग कहाँ होता है, तो नॉर्मली इस प्रकार की सांद्रता इकाई का उपयोग, इस प्रकार की सांद्रता इकाई का यूज कहाँ होता है, सांद्रता इकाई का उपयोग जो फार्मेसी होती है उन फार्मेसी में या औषधालय में इस प्रकार की सांद्रता इकाई का उपयोग अपन करते हैं। सर मैं बोल दूं सर 2% ऑफ W/V का क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है सर, 2 ग्राम क्या बोल देंगे अपन, 2 ग्राम विलय 100 ml विलयन में उपस्थित हैं, विलयन में उपस्थित हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर आपको?
इस प्रकार से इसका मीनिंग हो जाएगा। क्लियर हुआ है आपको यहाँ पर? ये आपके नॉर्मल चीजें थी। अगला जो आपके पास में नेक्स्ट जो इकाई आती है, सांख्यिकी की इकाई क्या आती है, वो आती है आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी मान लेते हैं इसको अपन, पीपीएम। क्या होगी? पीपीएम। इसको क्या कहते हैं अपन? पार्ट्स पर या पार्ट्स प्रति मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। देखो भाई, जब आपके पास में बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के अवयव उपस्थित हों, उसमें आप सांख्यिकी इकाई को पार्ट्स पर मिलियन के द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखना यहाँ पर किस कहाँ यूज होती है? जब विलय की मात्रा, जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, तब इसका यूज करते हैं। जैसे बताता हूं मैं आपको, इसका एक अच्छा सा कंसेप्ट बताता हूं, इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपके पास में। जैसे कि जब विलय की मात्रा अत्यंत कम हो, बहुत ज्यादा कम हो, तब इसका उपयोग अपन करते हैं। देखो भाई, एक इसका अपन यूज देख लेते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है। जैसे एक कर आप एक रिमार्क करके पॉइंट डाल लो, इससे बढ़िया तो एग्जांपल के हिसाब से तो रिमार्क करके डाल देना, जल प्रदूषक अथवा व वायु प्रदूषकों की सांद्रता को सामान्यतः म्यू ग्राम पर ml या ppm में प्रदर्शित करते हैं। इस बात को आप अच्छे से कंप्लीट कर ले। प्रश्न पूछ ले आपसे कभी कभी कि जल प्रदूषक या वायु प्रदूषक जो होते हैं, उनकी सांद्रता को अपन किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? तो म्यू ग्राम पर ml या ppm में इसको क्या करते हैं अपन यहाँ पर व्यक्त करते हैं। क्लियर हो आपको यहाँ तक? ये आप थोड़ा सा याद रखें। जिस अवयव का आपको पीपीएम निकालना हो, उस अवयव के भाग की संख्या बटे उस विलयन में उपस्थित अवयव के कुल भागों की संख्या इंटू 10⁶। तो इसका फॉर्मूला लिख लो आप यहाँ पर, पीपीएम बराबर जिस अवयव का आपको निकालना हो, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर सीधा, अवयव का भाग बटे कुल अवयवों के भागों की संख्या, अवयवों के भागों की संख्या इंटू 10⁶। ये आपके पास में क्या हो जाएगा? यहाँ पर पीपीएम को निकालने की बात हो जाएगी। अवयव के भागों की संख्या बटा कुल अवयव की भागों की संख्या, अवयव के भाग की संख्या और उस विलयन में उपस्थित अवयवों की कुल भागों की संख्या इंटू 10⁶ को अपन क्या करते हैं? पीपीएम द्वारा यहाँ पर क्या करते हैं? अपन रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको यहाँ पर, क्या कि द्रव्यमान परसेंट जो होता है, W/W परसेंटेज जो होता है इंटू 10⁴, ठीक है, इंटू 10⁴, वो आपके बराबर होता है, तो आप थोड़ा सा इस प्रकार से लिखें, क्या लिखोगे आप यहाँ पर कि सर द्रव्यमान प्रतिशत इंटू 10⁴ जो होता है वो पीपीएम के बराबर होता है। मतलब द्रव्यमान प्रतिशत में 10⁴ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पीपीएम में आपको उसकी मात्रा आ जाएगी। एक छोटा सा कंसेप्ट भी आप ध्यान में रखें। तो ये आपकी सांद्रता की इकाइयां जो थी वो सारी मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दी है। इसमें मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। इस छोटे से क्वेश्चन के अंदर आपके मोलरता, मोलंश, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन परसेंटेज जैसे सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझे। आपके पास में दिया क्या रखा है यहाँ पर, दिया है प्रश्न में क्या है आपको दिया है, ध्यान समझे, 20% ऑफ W के आई का पोटेशियम आयोडाइड का
जली विलियन। ठीक है, ठीक है। अगला क्या दे रखा है आपको, KI का घनत्व दे रखा है। घनत्व कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 1.25 ग्राम पर ml, ये घनत्व दे रखा है आपको यहाँ पर। और आपको निकालना क्या है यहाँ पर, तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या क्या करना है यहाँ पर आपको, फाइंड क्या क्या करना है। कैपिटल M निकालना है आपको, स्मॉल m निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। मोल फ्रैक्शन निकालनी है आपको KI की, ठीक है। और आपको एक और निकाल देनी, मोल फ्रैक्शन निकालना आपको जली विलियन है तो जल की, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ पर क्या करनी है, निकालनी है। देख प्रश्न क्या आपके पास में, 20% ऑफ W/W के का जली विलियन है, के का घनत्व दे रखा है आपको यहाँ पर, और आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पर, मोलरता निकालनी है, मोलरता निकालनी है, और आपको क्या निकालना है, के का फ्रिक्शन निकालना है, और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर फ्रिक्शन ऑफ H2 का निकालना है। मोलरता, मोललता, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल भिन्न, मोल भिन्न को मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। इसके अलावा अपने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और ppm जैसे सांद्रता इकाइयों को व्यक्त करने की राशियां जितनी भी थी अपन ने कंप्लीट कर ली है। दोस्तों अपन मोलरता को किस प्रकार से पढ़ा है, मोलरता में क्या क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे कंप्लीट किए। मोलरता में अपन इसी प्रकार से पढ़ा है, और अपन ने यहाँ पर मोल अंश को भी इसी प्रकार से पढ़ा है। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन परसेंटेज और द्रव्यमान आयतन परसेंटेज जो है उसको भी अपन ने कंप्लीटली कर लिया है। अब एक बार इसको एनसीईआरटी में अच्छे से कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्लास में अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नॉर्मली नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो है आगे का नया टॉपिक जो है विलेयता, सोल्यूबिलिटी जो आपका नया टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, वो अपन कवर करेंगे। सोल्यूबिलिटी चैप्टर के अंदर आप घर से थोड़ा सा कंप्लीटली करें, एनसीईआरटी को थोड़ा सा पढ़ें। आप इस चैप्टर के अंदर नॉर्मली जो है वो द्रवीय विलयनों के बारे में अध्ययन करोगे, इस बात को आप अच्छे से समझे। आप इस चैप्टर में द्रवीय विलयनों के बारे में अध्ययन करोगे तो विलेयता भी अपन किस में पढ़ेंगे, ठोसों की द्रव में विलेयता, और आप गैसों की द्रव में विलेयताओं के बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे। कल अपन दोनों ही विलेयता को कंप्लीट करेंगे। आज का सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं आगे जितनी भी क्लासें हैं उनको आप अच्छे से अटेंड करें। धन्यवाद।